अगर वर्ड लेते हैं यहाँ पर अगर ब्रेक करें तो एम्फी का मतलब, जैसे कि हम लोग अभी तक स्टार्टिंग जब आपको बताया गया होगा कि रेस्पिरेशन जो होता है एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और बाकी चीजें जो हम लोग जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़े थे तो वो क्या था, एनाबॉलिक प्रोसेस। एम्फी का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, ठीक है, यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है एक तरह का क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये हमने बताया था आपको कि रेस्पिरेशन जो होता है ये क्या है, आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन हम एम्फी क्यों कह रहे हैं, अब एम्फी अगर कह रहे हैं तो मतलब क्या है कि इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस भी पाया जाता होगा। तो यहाँ पर कैटाबॉलिक में जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज जो आपका है, ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, ब्रेक करके क्या बना रहा था, CO2 रिलीज हो जा रहा था। फिर आपका दिया गया है कि ये वाटर में ब्रेक कर जा रहा था और उसके बाद आपको बहुत सारी एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही थी, ATP के फॉर्म में हमें रिलीज हो रही थी। तो ऐसे करके इस प्रोसेस में जैसे कि जब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ब्रेक करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक में क्या हो जाता है, जब माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बनाने लगते हैं तो इसे हमें क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक क्या हो जाएगा, जब ये प्रोसेस ऐसे चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझाते हैं कि जैसे कि हमने प्लांट रेस्पिरेशन में आपको बताया था कि प्लांट रेस्पिरेशन में फर्स्ट प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या किए थे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिए थे और वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट करके क्या कर रहा था, छोटा सा मॉलिक्यूल हमें दे रहा था, क्या, पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज था वो उसमें कार्बन टोटल कितने थे, 6। अब 6 कार्बन का कंपाउंड ब्रेक करके 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक हो जा रहा था, जैसे कि पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, छोटे से मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जा रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक। लेकिन कैसे ये एनाबॉलिक भी होता है और दोनों मिला के एम्फीबॉलिक हम कैसे कहते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या था कि हम एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या कर रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे क्या बन रहा था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ये चीजें आपकी बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बना था, आपका 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बना फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब बन रहा है तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ साथ एक और प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है। एक और प्रोडक्ट में आपको क्या दिख जाता है, जैसे कि ये 3 फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बाद आपको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब मिलता है तो ये क्या हो जाता है, एक और चीजें प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि एक चीज इसमें कन्वर्ट हो जाता है DHAP। मतलब क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या तो फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट जो होता है या तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है 3PGL में या तो DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनता है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर 2 फॉस्फो बनता है। उसके बाद आपको क्या बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसको सॉल्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा पायरुविक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला था कि पायरुविक एसिड से हम लोग क्या करवा रहे थे, ये तो प्रोसेस आपका टोटल हो गया, ये ग्लाइकोलिसिस आपका ये प्रोसेस जो हो रहा है टोटल यहां से लेकर अगर यहां तक हम देखते हैं तो ये प्रोसेस आपका क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और इस ग्लाइकोलिसिस में हमें एनर्जी भी मिल रहा था। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम पायरुविक एसिड यहाँ पा गए थे तो पायरुविक एसिड से नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कोएंजाइम A। तो यहाँ पर आपको मिला ग्लूकोज के पास टोटल कार्बन कितने थे, 6, पायरुविक एसिड के पास टोटल कार्बन आपको 3 और ये 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, यही हो रहा था आपका। नेक्स्ट है कि आपका ईस्टर
एस्टर कोएंजाइम ए, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा था। फिर आपका देता है कि अगर एस्टर कोएंजाइम यहाँ तक प्रोसेस हो गया तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना कि एस्टर कोएंजाइम ए। फिर एस्टर कोएंजाइम से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पर आपको मिल रहा था क्रेब्स साइकिल। ये किसमें जाता है, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में। ये आपका मेन प्रोसेस हो जाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जहां पर आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, एस्टर कोएंजाइम का जैसे फॉर्मेशन होता है तो ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है प्लांट की बॉडी में, तो ये क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज की जगह दूसरी चीजों का, यानी कि जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में लें। जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे सबस्ट्रेट को लेते हैं। और ये दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा होता है, जैसे कि मान लीजिए दूसरे में आपका आ जाता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। और या तो हम कह सकते हैं आपका बनता है लिपिड, ठीक है। ये हो गया आपका लिपिड, लिपिड कहो या आप कह सकते हो कि फैट, ठीक है, दोनों आपका हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अगर ये लिपिड है तो ये सबसे पहले किसमें ब्रेक करेगा, प्रोटीन है तो कैसे ब्रेक करेगा, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका लिपिड का जब ब्रेक डाउन होता है तो किस फॉर्म में होगा, ये लिपिड जो होता है ये ब्रेक जब करता है तो दो पार्ट्स में करने लगता है। जैसे ग्लूकोज ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर पैरविक एसिड, यहाँ पर जो होता है ये फैटी एसिड, फैटी एसिड और प्लस देता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट ग्लिसरॉल जो होता है ये जब कन्वर्ट होता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और फिर आगे की प्रोसेसिंग यहीं से ऐसे स्टार्ट होती है, यानी ग्लिसरॉल जो कन्वर्ट हुआ लिपिड से यहाँ पर ग्लिसरॉल में, ये कन्वर्ट होगा डीएचएपी या तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर आपका पेप में पैरविक एसिड, फिर एस्टर कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल में ऐसे मूव हो जाता है। और जो आपका फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड डायरेक्ट आता है और एस्टर कोएंजाइम में एंटर कर जाता है, ठीक। यानी कि फैटी एसिड जब ब्रेक करता है तो एस्टर कोएंजाइम में एंटर कर जाता है, डायरेक्टली एस्टर कोएंजाइम में ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरह करके ये फिर आगे की प्रोसेसिंग फिर स्टार्ट होता है। एस्टर कोएंजाइम जब बन जाएगा तो क्रेब्स साइकिल में फिर एंटर कर जाएगा। उसी तरह जब ये प्रोटीन होता है तो प्रोटीन किस में ब्रेक करता है, एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स में, इसमें चला जाएगा पैरविक एसिड में, ठीक है। ये आपको मिलता है। लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है जैसे ब्रेक होता है तो ये डीएचएपी या तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, देन पैरविक एसिड, और उसके बाद एस्टर कोएंजाइम ए, और ये फिर क्रेब्स साइकिल में आगे मूव करके एनर्जी का प्रोडक्शन। या तो फैटी एसिड अगर है तो फैटी एसिड क्या हो जाता है, डायरेक्ट ब्रेक करके ये एस्टर कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है, फिर क्रेब्स साइकिल में वैसे ही साइकिल्स पूरी चलती है। प्रोटीन का अगर ब्रेक डाउन है तो प्रोटीन जो होता है ब्रेक करके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, और अमीनो एसिड जब ब्रेक करता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, पैरविक एसिड का। ये पैरविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फिर जैसे साइकिल है, पैरविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, एस्टर कोएंजाइम ए में, फिर क्रेब्स साइकिल में, ऐसे करके ये क्रेब्स साइकिल चलती है। और क्रेब्स साइकिल में क्या हो जाता है, यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, फिर यहाँ वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज है 6 कार्बन का, और ब्रेक हो रहा है तो कितने कार्बन का बना दे रहा है, यहाँ पैरविक एसिड है ये 3 कार्बन का है, एस्टर कोएंजाइम 2 कार्बन का है, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जा रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, दीज आर कैटाबोलिक प्रोसेस। यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया कैटाबोलिक। उसी तरह प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, और प्रोटीन जो है ये ब्रेक करता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म को। अमीनो एसिड जो होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ही क्या बनाता है, प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, छोटा सा पार्ट है, और फिर ये क्या कर रहा है, पैरविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैरविक एसिड में, हो सकता है कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
हो सकता है इसमें भी कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट क्रैब साइकिल्स में, ये हो सकता है। फिर आपका दिया गया जो ये लिपिड है, ये लिपिड जो होता है इसमें क्या है, लिपिड भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और यहाँ पर ये भी क्या है, एक तरह का कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस। तो ये तो आपको पढ़ा गया कि रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिए, ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है या ग्लूकोज जब फिनिश होने लगता है तब हम लिपिड का यूज करते हैं। जब लिपिड फिनिश होने लगता है तो किसका यूज करते हैं, प्रोटीन का यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीजें हम करते हैं। अब आपको नेक्स्ट दिया गया है कि तीनों प्रोसेस में आपको क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करके टूट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्रेक कर रहा है तो ये सिंपल कंपाउंड ऐसे आपको दिख रहा है जो CO2 में पूरी तरह कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पर। फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन भी यहाँ पर फाइनली क्रैब साइकिल में आते आते आपको क्या कर रहा है, बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन और साथ ही साथ CO2 और वाटर में रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट प्रोटीन का अगर कर रहा है तो प्रोटीन भी क्या एक तरह का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये ब्रेक कर रहा है सिंपल फॉर्म में, और सिंपल से क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर भी पूरी तरह कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 और वाटर में। तो टोटल ये 3 प्रोसेस तीनों कैसे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अब क्या है, कभी कभी हो सकता है कि हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है या ग्लूकोज की कमी हो जाए या लिपिड की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड पड़ा है, एसिटिल कोएंजाइम ए पड़ा है, ये क्या करता है, जब पायरुविक एसिड पड़ा रहता है बॉडी में, प्लांट के या एनिमल्स की बॉडी में अगर ये पड़ा रहेगा तो ये एक्युमुलेट करके इकट्ठा होकर क्या करने लगता है, रिवर्स प्रोसेस करने लगता है। ऐसे ये रिवर्स प्रोसेस करने लगता है। ठीक है, अगेन तो यहाँ पे बहुत सारे जब पायरुविक एसिड हैं, यानी कि 3 कार्बन का बहुत सारे पायरुविक एसिड क्या करते हैं, मिलकर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, और ये अमीनो एसिड फिर क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फॉर्म करके अमीनो एसिड देन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहने लगते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, उसी तरह लिपिड के केस में होता है। लिपिड में भी अगर लिपिड की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है या एसिटिल कोएंजाइम ए है, बहुत सारे एसिटिल कोएंजाइम ए ग्रुप बनाकर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर पायरुविक एसिड क्या करेगा, ग्रुप बनाकर क्या बनेगा कि यहाँ से या तो ग्लिसरॉल बना देगा या तो फैटी एसिड, और ये दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं लिपिड में। तो यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, ग्रुप बनाकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिपिड का। तो यहाँ पर हमने यही बताया कि जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स ग्रुप बनाकर जुड़कर एक मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, जब ये प्रोसेस ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में जब चलेगा तो इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, यहाँ पर आपका दिया गया है एनाबॉलिक प्रोसेस। इस तरह करके हो गया कि जो प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है ये दोनों प्रोसेस से पाया जाता है। इस तरह करके आपका कंक्लूजन क्या निकला कि जो रेस्पिरेशन होता है ये दोनों प्रोसेस में होता है, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो इसी को हम नया नाम क्या दे देते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि रेस्पिरेशन जो होता है एक तरह का एम्फीबोलिक पाथवे होता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका दिया गया है रेस्पिरेशन में, हमें एक और टॉपिक है बहुत छोटा सा है जिसका रेस्पिरेटरी क्विसेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर होता क्या है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आसान है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या हुआ, रेस्पिरेटरी क्विसेंट। रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें हम करते क्या है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब हम एनवायरमेंट से लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसका हम रेशियो बना लेते हैं। रेशियो का मतलब ये है कि जितना हम वॉल्यूम लेते हैं और उसी का डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। ठीक है, और इसी का जो रिजल्ट बन जाता है वही आपका हो जाता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट।
ठीक, अब सबसे पहले क्या है कि ये पहले देखेंगे कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में हम करते क्या है। ये देखिए, इसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है जिसमें हम करेंगे क्या कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये कंज्यूम होगा, कंज्यूम, एंड CO2 जो होता है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये तो एरोबिक प्रोसेस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने यही पढ़ा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन कंज्यूम मतलब हम यूज करते हैं और CO2 रिलीज कर देते हैं। सो रेस्पिरेटरी, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई मान लीजिए आपको रिएक्शन दे दे और उसका हम करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने के लिए, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolve divided by volume of O2 consumed। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे कि जो भी रेस्पिरेटरी आपका सबस्ट्रेट है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऐसे करके हम क्या करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे कि आपको रिएक्शन में आपको मिल रहा है, रिएक्शन में लिख दे रही हूँ, आप देखो रिएक्शन में जैसे कि आपने देखा था C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस था आपका एनर्जी। ये आपको रिएक्शन में मिलता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, CO2 में और वाटर में ब्रेक कर जाता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का था। और इसी तरह हम RQ निकालेंगे तो कैसे करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इसमें इवॉल्व हो रहा है, टोटल कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया कि ऑक्सीजन को हम कितना यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कितना कर रहे हैं, दैट इज 6। अगर इसको डिवाइड करेंगे आपका तो ये आपका RQ कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे कि RQ इक्वल टू 6/6 इक्वल टू आपका आएगा 1। तो ये केस आपका बनता है जब हम ग्लूकोज को लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के केस में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह आपको लर्न करना होगा, जैसे लिपिड या फैट का अगर लेंगे तो इसमें आपको फैट का या लिपिड का जो होता है आपका RQ, अगर यहाँ फैट का आप देखोगे तो फैट में आपका होता है 0.7। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का आप देखोगे तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का RQ अगर देखोगे तो 0.9 होता है। ये आपको NCERT के डाटा के अनुसार है जो आपको लर्न करना है। कार्बोहाइड्रेट का IQ कितना होता है, 1 होता है। फैट का जो आपका RQ होता है वो 0.7 होता है। प्रोटीन का जो आपका RQ होता है 0.9 होता है। एक पॉइंट आपको नोट करने के लिए है कि अगर हम प्योर प्रोटीन का लें या प्योर फैट का लें तो उसका RQ आपका हमेशा कितना होता है, 0। ठीक है, किसका होगा, 0। कि एक आपको नोट करने के लिए है कि अगर हम प्योर प्रोटीन का लें या प्योर फैट का लें तो उसका RQ अगर निकालते हैं तो पहली बात तो वो निकलता नहीं, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि प्योर जो प्रोटीन है आपका, प्योर प्रोटीन एंड फैट या लिपिड, इसका जो RQ होता है वो कितना होता है, 0 होता है ऑलवेज। ठीक, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो RQ ऑफ प्योर प्रोटीन एंड फैट इज ऑलवेज 0। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो जाता है ये रेस्पिरेशन चैप्टर। बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक आपका नेक्स्ट बचा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्मेंटेशन है। मैं ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि ये सारे आपको टॉपिक्स आज का क्लियर हुआ हो। सो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि सारे बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।